नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी का सार। तो आइए देखते हैं। इस उपन्यास पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अज्ञे का उपन्यास है वो क्या है, शेखर एक जीवनी है। यह 2 भागों में विभाजित है। इसमें से जो पहला भाग है उसका नाम क्या है, उत्थान है, और दूसरा भाग है उसका नाम क्या है, संघर्ष नाम दिया गया है। पहले भाग को भी 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये 4 खंड उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति हैं। दूसरे भाग के भी 4 खंड हैं, जिनके नाम है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे, रस्सियां और गुंजर। ये अलग अलग खंड इसके विभाजित किए गए हैं, दोनों ही भागों के। तो आइए अब इन दोनों भागों में जो सार रूप से इस उपन्यास को हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर उपन्यास का नायक कौन है, शेखर है। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, और उपन्यास का आरंभ यहीं से होता है कि जो नायक है उसे फांसी की सजा सुनाई गई है, और इस रात जब उसे अगले दिन फांसी होनी है, अगली रात फांसी होनी है, उससे पहली रात वो अपने जीवन के बीते हुए समय को याद करता है। फ्लैशबैक शैली में ये उपन्यास लिखा गया है और उन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। उसने जीवन में क्या कुछ देखा, पाया, क्या गलतियां करी, किसके साथ उसके कैसे संबंध थे, वो सब बातें उसे याद आती है, और उसी पर आधारित ये रचना है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत जीवन यानी बीते हुए जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं का कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी है। शेखर विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है। बचपन से उसे जिज्ञासा वृत्ति उद्वेलित करती रही है, यानी उसके मन में हमेशा से ही जिज्ञासा का भाव रहा है जो उसे बेचैन करता रहा है। वह अपनी माँ से ये जानना चाहता है कि पेट से बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं। ऐसे प्रश्नों पर वह मार खाता है और विद्रोही बन जाता है। माता पिता एवं शिक्षक उसकी रुचि पर ध्यान नहीं देते और अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करते हैं, यानी उसको मजबूर करते हैं कि वो औरों के अनुकूल चले, जबकि वो कैसा स्वभाव का है, विद्रोही बन जाता है इसी कारण, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलना चाहता है। शेखर का बचपन लखनऊ और कश्मीर में बीता। एक मद्रासी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसे काम भावना का पहला अनुभव होता है। बाद में नौकरानी अति के प्रति भी वह इसी भाव का अनुभव करता है। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के खिलाफ किससे हो जाता है, रामेश्वर से हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि और शेखर के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवनी में किया गया है। शेखर के पिता के अधिकार भाव तीव्रतम रूप में था, यानी शेखर के पिता उस पर अपना सबसे ज्यादा अधिकार मानते हैं। उसकी माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और उदार भी नहीं थी। उसके माता पिता की प्रकृति एकदम भिन्न थी, यानी दोनों के स्वभाव अलग अलग थी तथा उनमें प्रायः मन मुटाव रहता था। इसका भी गहरा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। किशोरावस्था में उठने वाले अनेक प्रश्न शेखर को बेचैन कर रहे थे। 15 वर्ष की अवस्था में वह मद्रास जैसे शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था, जहां उसका संपर्क अपने सहपाठी कुमार से हुआ। वह कुमार के प्रति अत्यंत आकृष्ट था, उसकी आर्थिक सहायता भी करता था, किंतु जब पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे खर्च देना बंद कर दिया। इसका परिणाम क्या निकला कि कुमार उससे दूर हटने लगा और उसका उपहास भी करने लगा, उसका मजाक भी उड़ाने लगा। इससे शेखर का मन बहुत ही आहत हुआ। यही उसका ध्यान अछूतों की समस्या पर गया और दलितों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशाला का आयोजन करना उसने आरंभ कर दिया। शेखर जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तभी उसकी मुलाकात हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई थी। शारदा शेखर से प्यार तो करती है, पर माँ के अनुशासन से डरती है। एक दिन उसने शारदा की आंखें दोनों हाथों से भींच ली और उसके केशों में अपने मुख को छुपा लिया था। शारदा के प्रति प्रेमाभिभूत होकर शेखर ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली, किंतु शारदा ने कड़े स्वर में कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, और फिर रोती हुई यह कहकर चली गई,
मुझे खेद है कि मैंने कभी तुमसे बात की। शेखर ने बाद में रोज की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, परंतु वह नहीं आई और शेखर हताश होकर मद्रास से वापस चला गया। शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रारंभ शेखर की नई यात्रा से होता है। मद्रास को छोड़कर वह लाहौर जा रहा था, जहां उसे एक कॉलेज में स्नातक में प्रवेश लेना है। वहां मौसी है उसकी, जिसका नाम क्या है, विद्यावती है, और उसकी बेटी है जिनका नाम है शशि। कॉलेज में वह अनेक अच्छे बुरे के संपर्क में आया और उसे अनेक अनुभव भी प्राप्त हुए। अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करना भी उसने यहीं से सीखा, यानी लिखने का तरीका, लेखक का जो गुण है वो यहीं विकसित हुआ। वह गद्य पद्य कथा निबंध सब कुछ लिख रहा था। लिखकर उसे आत्मिक संतोष मिलता था। एक पूरी अलमारी उसके लेखन से भर गई थी। शशि के पिता की मौत पर वह उनके घर जाकर सांत्वना देता रहा। उसका मन कॉलेज जाने का न था। तब शशि ने उसे कर्तव्य बोध कराते हुए कॉलेज भेज दिया। उन्हीं दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उसने स्वयं सेवकों की तरह भाग लिया। वहाँ एक CID वाले से कुछ विवाद हो गया और उसने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में शशि उसके बड़े भाई के साथ मिलने आई और वह उसकी ओर आकृष्ट होता चला गया। जेल में उसका परिचय क्रांतिकारी मदन सिंह से हुआ, जिनके क्रांतिकारी विचारों से वह बहुत प्रभावित हुआ। जेल में ही उसे शशि के पत्र द्वारा ये सूचना मिली कि उसकी अनिच्छा के बावजूद उसका विवाह हो रहा है, पर वह कुछ कर नहीं सकती। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिले, अतएव उसको मुक्त कर दिया गया। शेखर को जिस बात के लिए बंदी बनाया गया था, उस बात की गवाही किसी ने नहीं दी थी, इसलिए उसको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने पर उसका मन है शशि के घर जाने को कह रहा था उसका मन, पर पैर नहीं बढ़ रहे थे। आखिरकार एक दिन भटकता हुआ वह शशि के घर जा पहुंचा, जहां उसके पति रामेश्वर ने उसका ठंडा स्वागत किया। उसे शशि एवं शेखर के संबंध पर संदेह था। शेखर वहां से चला आया। वह ग्वाल मंडी में एक कमरा लेकर रहने लगा। शशि उसे लेखन के लिए प्रेरित करती रही। शेखर की आर्थिक स्थिति खराब थी। कोई भी उसकी पुस्तक छापने को तैयार न था। इसी बीच शेखर की मां का देहांत हो गया, किंतु वह पैसों के अभाव में घर न जा सका। बाद में पिता ही उससे मिलने आए। शेखर ने उन्हें बताया कि वह साहित्य लेखन से जीवन यापन करना चाहता है। इस पर उसके पिता क्रोधित होकर घर लौट गए। शेखर एक क्रांतिकारी लेखक बनना चाहता था, परंतु प्रकाशक ने उसकी पुस्तक लौटा दी थी। हताश होकर वह शशि के पास गया और उसे शशि से सच्चा स्नेह एवं सांत्वना मिली। शशि आज रात शेखर के घर रुक गई थी, क्योंकि रात हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। इस अपराध के लिए उसके पति ने उसे कलंकनी कहते हुए घर से निकाल दिया। शेखर शशि के प्रति रामेश्वर को वास्तविकता बताने उसके घर गया, किंतु उसने उसका अपमान करते हुए थप्पड़ मार दिया। शशि भी वहां आ गई थी। उसने शेखर को यहाँ से जाने के लिए कह दिया, किंतु रामेश्वर और उसके घर वालों ने शशि को भीतर नहीं घुसने दिया। अतः वह लड़खड़ाते कदमों से शेखर के साथ पीछे पीछे चली आई। विद्यावती ने शशि को ऊंच नीच समझाया, किंतु शशि ने उससे कहा कि जैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे मरा समझ लिया, वैसे ही वह भी उसे मरा मान ले और लौट जाए। शशि के पेट में जो लात रामेश्वर ने मारी थी, उससे पेट में अंदरूनी चोट लगी थी और उसका गुर्दा फट गया था। शशि के आग्रह पर शेखर पुनः लेखन कार्य में जुट गया। शेखर के साथ शशि का रहना पड़ोसियों को अखर रहा था। प्रकाशक ने शेखर को बुरी तरह ठगा। उसकी किताब, जिसका नाम था हमारा समाज, ये 60 रुपए में उन्होंने इस शर्त पर खरीद ली कि इस पर नाम किसी और का पड़ेगा। तभी विद्याभूषण से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि वह क्रांतिकारी साहित्य लिखे तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये सुझाव किसने दिया? विद्याभूषण ने दिया। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शशि को साथ लेकर क्रांतिकारी मित्र के यहाँ 2 कमरे के मकान में रहने लगा। यहीं उसने एक क्रांतिकारी उपन्यास लिखा, जिसके छपने पर उसका गिरफ्तार होना लगभग तय था। अतः वह 250 रुपये लेकर दिल्ली चला आया और शशि के साथ यमुना किनारे कमरा लेकर रहने लगा। शशि का स्वास्थ्य गिरने लगा था। उसके जीवन के कुछ ही दिन बचे थे। शशि ने कागज पर लिखा था कि इस पत्र में अपने प्यार की बात नहीं करूंगी, जो चला गया है। उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना को चुप रहना चाहिए। केवल तुम्हारे प्यार की बात करूंगी। मेरी कामना है कि तुम जीवन में एक बहुत बड़े लेखक बनो। शशि की मृत्यु हो गई और शेखर दिल्ली को अंतिम प्रणाम कर शशि की स्मृतियां
लिए अपने क्रांतिकारी साथियों के पास लाहौर लौट गया। अगे ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचलों और सामाजिक सच्चाइयों को पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यही नहीं बल्कि नर नारी से जुड़ी काम वर्जनाओं का संकेत भी उपन्यास में मिलता है। स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का भी यत्किंचित परिचय कराने में भी लेखक सफल रहे हैं। जो स्वाधीनता से पहले की परिस्थितियां थी उनका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है इस उपन्यास में। इसके साथ साथ जो काम भावनाओं से जुड़ी जो बातें हैं या जो विचार हैं जो पहले पर्दे में रहा करते थे, आगे क्योंकि प्रयोगवादी उसमें लेखकों में गिने जाते हैं, तो इन्होंने वो जो पर्दे के पीछे मानसिक भाव थे, जो एक मानव मन की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, उन भावनाओं को भी इन्होंने अपने उपन्यास में स्थान दिया, अपने लेखन में स्थान दिया। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है जिसमें फ्रायड, एडलर और युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा को प्रश्रय मिला है, यानी इसका प्रभाव इस पर देखा जा सकता है। इस उपन्यास का कथानक व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित यानी क्रमानुसार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्व दीप्त पद्धति से बीते हुए जीवन को स्मरण करता हुआ शेखर चेतना प्रवाह में बहता हुआ अपने जीवन के अनेक प्रसंग, क्षणों और अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो निश्चित है कि जब हम अपनी बीते हुए जीवन को याद करते हैं तो उसमें कोई बात पहले याद आती है, कोई बाद में याद आती है। ज़रूरी नहीं कि वो जिस प्रकार क्रमानुसार घटित हुई है वैसे ही याद आए। जैसे जैसे उसकी चेतना में उन बातों का, उन यादों का प्रवाह होता जाता है, वो इसमें इन्होंने संकलित किया है। यहाँ क्रमानुसार किसी भी विचारधारा को नहीं लिया, यानी इसमें कथानक की व्यवस्थित रूप को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, बल्कि जो जैसे स्वाभाविक रूप से उनकी चेतना में आता रहा उसको यहाँ संकलित करते गए। यह उपन्यास 2 भागों, जैसा कि पहले हम कर चुके हैं, उत्थान और उत्कर्ष में विभक्त है तथा प्रत्येक भाग को पुनः 4 खंडों में बांटा गया है। प्रथम भाग के जो खंड है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति है, और दूसरे भाग के भी 4 खंड है, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुंजर। वस्तुतः अगर नामकरण की बात करें तो ये नामकरण मनोवैज्ञानिक है। उपन्यास का प्रारंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नाकुलता से हुआ है, यानी वो ईश्वर के प्रति प्रश्न करते हैं, और दूसरे भाग का समापन उलझन और द्वंद्व में हुआ है। उपन्यास का प्रारंभ फांसी से हुआ है। शेखर को फांसी दी जा रही है और उस समय वो शशि को याद करता है। बाद में उसके बचपन का दृश्य उभरता है और इसी प्रकार स्मृतियों का अव्यवस्थित क्रम चल निकलता है, यानी उसकी अव्यवस्थित यादें उसके जहन में आती रहती हैं। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक के प्रसंग एक एक करके उसे स्मरण आते हैं, याद आते हैं। इस उपन्यास में अगर शिल्प की बात करें तो शिल्प बेजोड़ है। विशेष रूप से प्रतीक और बिंब जो उन्होंने लिए हैं वो काफी सुंदर तरीके से इन्होंने इस उपन्यास में प्रयोग किया है। जैसे यहाँ उदाहरण है, प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम वैशाख के फूल, फूले हुए पलाश और बबूल। सोचता था कि यदि ऐसा न होकर वैसा होता और वैसा होता तो, पर आज सोचता हूँ नहीं, लगभग मांग रहा हूँ कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो। तो यहाँ पर जो पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, वैशाख के फूलों की बात कर रहे हैं, जो पलाश के वैशाख में फूले हुए पलाश के फूलों की बात कर रहे हैं, बबूल की बात कर रहे हैं, यमुना को प्रणाम कर रहे हैं, इस तरह के जो प्रतीक और बिंब इन्होंने लिए हैं वो इनके शिल्प को बेजोड़ बनाते हैं। आगे भाषा के धनी रचनाकार है, उनके पास सक्षम भाषा है जो बिंबों और प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं तो काव्य जैसा आनंद देने लगती है। इसी के कारण उनके उपन्यास का शिल्प पर्याप्त प्रभावशाली एवं व्यंजक हो गया है। आगे के चित्रण शैली की अगर बात करें तो वो भी काफी उल्लेखनीय है। पात्रों के चित्रांकन में वे कल्पना का नहीं, तथ्यों का सहारा लेते हुए उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करते हैं। आगे ने मृत्यु, अहिंसा, आजादी, प्रेम पर गंभीर विचार इस उपन्यास में व्यक्त किए हैं। पूरे उपन्यास में शेखर के व्यक्तित्व की गुत्थियों को सुलझाया गया है। अहम भाव, भय एवं सेक्स को उपन्यास की वस्तु में इस प्रकार पिरो दिया गया है कि वे अलग से जोड़े हुए नहीं लगती, जो हमारे मानसिक भाव हैं। परंपरागत जो यौन वर्जनाएं हैं उनको अगे जी यहाँ चुनौती देते हुए प्रतीत
होते हैं। तो यहाँ जिन बातों को, जैसे यहाँ बताया गया है कि चुनौती दे रहे हैं कौन सी बातों को, जिन परंपराओं में हमने यौन जैसे विषयों को हमेशा पर्दे के पीछे रखा, उन बातों को यहाँ पर ये खुलेआम सरेआम अपनी पुस्तक में लेकर आए हैं और उन पर विचार भी किया है। शेखर एक जीवनी में अज्ञे जी ने शेखर को ईमानदार बताया है, जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम का भाव प्रबलता से है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है, क्योंकि बचपन से ही वो उसके मन में दूसरे के प्रति, जो चाहे छोटी लड़की थी, चाहे काम वाली थी, मद्रासी जो लड़की थी, उनके प्रति सरस्वती है, स्वयं उसकी बहन है, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके प्रति आकर्षण का भाव है। शशि उसकी मौसेरी बहन है, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेम का भाव रखता है। तो यहाँ पर उसमें अहम के साथ साथ जो उसका काम भावना से उसका जो व्यक्तित्व है वो परिचालित है। शेखर एक जीवनी का कथानक स्मृति चित्रों की एल्बम है। फांसी की सजा पाया हुआ नायक शेखर अपने विगत यानी बीते हुए जीवन पर विहंगम दृष्टि डालकर उसकी घटनाओं को एक एक करके स्मृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इसमें पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक, पीछे की बातों को याद करने की जो पद्धति है उसको अपनाया है। आगे के उपन्यासों में कथानक में वर्णनात्मक, प्रत्यावलोकन, चेतना प्रवाह एवं पत्र शैलियों को अपनाया गया है। पात्रों के चरित्रांकन के लिए अगर देखें तो अज्ञे जी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। उनके संवाद पात्रों के अनुकूल है, नाटकीय हैं, चित्राभिव्यंजक हैं और संक्षिप्त हैं। अज्ञे जी के उपन्यासों में कहीं कहीं लालित्यपूर्ण काव्यमयी भाषा भी प्रयोग में लाई गई है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, प्रतीकों का भी प्रयोग उन्होंने बखूबी किया है। सामान्यतः अगर देखें तो सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें संस्कृत के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के शब्द भी आते हैं और फारसी के शब्द भी देखे जाते हैं। कहावतों में और मुहावरों में भी वो पूर्णतः कुशल है उनका प्रयोग करने में। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अज्ञे की कृतियों में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन का समावेश हुआ है। उनके उपन्यास मनोवैज्ञानिक कोटि के हिंदी उपन्यासों में सबसे अग्रगण्य हैं। शेखर के बारे में अज्ञे स्वयं कहते हैं कि शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता की संचित अनुभूतियों के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यानी वो जैसा भी है ईमानदारी से अपने आप को सामने लेकर आ रहा है। यह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है। कौन? जो उनका नायक शेखर है। या विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो जो ये मानते हैं कि अज्ञे ने स्वयं को यहाँ पर इस उपन्यास के माध्यम से विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया है, तो स्वयं शेखर या स्वयं अज्ञे का ये जीवन चरित्र यहाँ पर हमने देखा। उम्मीद करती हूँ कि उस उपन्यास का सार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस उपन्यास पे जो भी प्रश्न आता है, आप इस उत्तर के माध्यम से उसे सरल तरीके से लिख सकते हैं। अगर तात्विक समीक्षा आए तब भी ये पॉइंट बनाकर आप इसे लिख सकते हैं। अगर सार रूप में पूछा जाए तब भी आप यही प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।